हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के ब्रैकेट में हमने लिखा है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऐसा इसलिए लिखा है कि कूलम्ब्स लॉ हम लोगों को मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है, और ये वहाँ भी सिमिलर लॉ होता है, 100% सिमिलर। तो उसको बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, और यह जो है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसी के सिमिलर लॉ क्लास 11 में ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, वो कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें न्यूटन साहब का नाम है, क्योंकि ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब को श्रेय दिया जाता है, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। लेकिन ये आपको पता है कि वो अभी सिमिलर लॉ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप लोग 11 में भी है, क्लास 9 में भी है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़े हैं आप लोग, कोई भी दो मास अगर किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो उस दोनों मास के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन में एट्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ग्रेविटेशन में है, और यही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है कि अगर किसी भी दो चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा जाता है, कोई भी दो चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर अगर रखा जाता है, तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और यही बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटेशन में क्या होता है, सिर्फ एट्रैक्शन होता है, रिपल्सन वाली बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, एट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का केस है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज, मान लिया यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, अगर इसको किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि अगर r डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वही बात को यहाँ पर लिखा गया है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस kept at certain distance apart is directly proportional to product of magnitude of their charges। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। तो Q1 और Q2 दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाली बात कही गई है, और इसमें अंदर की बात यह है कि ऐसे तो चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। अगर चार्ज में निगेटिव साइन होता है तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इस वजह से यहाँ पर जो दिया गया है मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, और दूसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि R जितना ही ज्यादा होगा, R जितना ही ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही कम होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए चार्ज को आप यहाँ रख देते हैं, दूसरे चार्ज को आप दिल्ली में रख देते हैं, तो दोनों में एट्रैक्शन रिपल्सन थोड़ी होगा। तो इसके लिए नज़दीक होना चाहिए, तभी एट्रैक्शन या रिपल्सन की बात होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तब यहाँ पर जब इसको कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ गया।
और आर स्क्वायर आपका नीचे आ गया। और जब हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, जब हम इसको हटाते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कहीं भी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट यहाँ पर के दिया गया है, यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या दिया गया है, के दिया गया है। और F इक्वल टू कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर के जो कांस्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर कि विशेष एनालिसिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आपको शायद हो सकता है कि इसके पहले ना मिला हो। ये इतना इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए के जो है, अब इस के का जो वैल्यू है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे ग्रेविटेशन में जो आप पढ़े हैं वहां पर जो कांस्टेंट होता था, जैसे F इक्वल टू ग्रेविटेशन में क्या लेते थे, G(m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G को क्या बोलते थे, कांस्टेंट होता था, क्या बोलते थे G को, क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे, या इसको क्या बोलते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन खास बात यह है कि यह यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता था और इसका जो वैल्यू होता था ग्रेविटेशन में 6.67 × 10⁻⁻11। ये वैल्यू आपका ग्रेविटेशन में होता था और ये वैल्यू फिक्स होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है और ये वैल्यू फिक्स होता है। और इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशन में जी के बारे में कोई खास बात नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, देखो। और आपको ये पता है कि फिजिक्स में दो तरह का कांस्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में दो तरह का कांस्टेंट पढ़ते हैं। एक तो ऐसा कांस्टेंट होता है जो कि परमानेंट कांस्टेंट हो, जिसका कि वैल्यू कभी नहीं बदले, वैसा कांस्टेंट आपके पास जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसी तरह का कांस्टेंट है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, यह भी उसी तरह का कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर यह जो कांस्टेंट है, जो आप कूलम्ब्स कांस्टेंट कह सकते हैं, और इसका जो वैल्यू है ये परमानेंट कांस्टेंट नहीं होता है। और ज़्यादातर कांस्टेंट तो फिजिक्स में ऐसा ही होता है, जो कि कांस्टेंट है लेकिन इसका वैल्यू बदलता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, लेकिन सरफेस के बदलने से इसका वैल्यू बदलेगा, सरफेस के बदलने से इसका वैल्यू बदलेगा। जैसे और भी जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन लिक्विड के बदलने से बदलता है। तो फिजिक्स में ज़्यादातर कांस्टेंट ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये आपके पास जो कांस्टेंट है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको ध्यान से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है ये थोड़ा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कांस्टेंट दे दिया गया है। हर जगह तो हम लोग एक ही लेटर से काम चला लेते थे, लेकिन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यह जो आप देख रहे हैं ये ग्रीक वर्ड है, एक्चुअली ये एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन इसको बोला जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलचाल में एप्सिलॉन बोलते हैं। तो वास्तव में अब यहाँ देखो जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पर कांस्टेंट तो मेन यही है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई को भी लगाया गया है। और इसके पीछे अंदर की बात जो है ये है, हालांकि किताब कुछ नहीं बोलता है, ये मेरा कहना है, मेरा मानना है कि यहाँ पर 4 पाई को इसलिए लगाया गया है कि जब आगे आप लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हर जगह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सकता है,
तो जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज अगर कहीं भी रखा गया है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में या तो स्फेरिकल होता है या तो सिलेंड्रिकल होता है। और अगर किसी भी स्फेरिकल सेल की बात करें तो स्फेरिकल सेल का एरिया कितना होता है? स्फेरिकल सेल का एरिया बोलो कितना होता है? 4πr²। बिल्कुल सही बात। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एरिया होगा कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि यही आपका सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा ये बताइए? इसका कर्व्ड सरफेस 2πrh। बिल्कुल सही बात है, 2πrh। बात समझ में आया कि नहीं? कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो कितना इसका होगा? 2πrh। इसमें क्या आया? 2π आया है ना, यहाँ क्या आया? 2π आया। और अगर स्फेरिकल की बात करते हैं तो 4π उसमें आता है। तो ज़्यादातर केसेस में 2π या 4π आता है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट लिए हैं, जो लिया गया है, ये 4π को इंक्लूड करा करके ही जो है कांस्टेंट दे दिया गया है। आई बात समझ में? तो ऐसा, हालांकि ये किताब जल्दी खुलता नहीं है, लेकिन इसके पीछे अंदर की बात यही है। जैसे क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ता ही है इसका, और इस वजह से इसमें यहाँ पर 4π को लगा करके इस कांस्टेंट को मान लिया गया है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि जैसे कुछ गाड़ी ऐसी आती है जिसमें कि म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट होता है, वो पहले से लगा हुआ है उसमें, तो वो इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि जब गाड़ी लोग लेते हैं तो उसके लिए अलग से तो फिर उनको लगवाना ही पड़ता है, अलग से फिर मान लीजिए 5-10 हज़ार उसमें खर्च होता ही है। तो अगर कुछ बढ़ा करके उसमें लगा करके दे दिया जाए तो और ज़्यादा सुविधा है। एक तो पैसा भी कम लगा और दूसरा यह है कि आपको लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो इनबिल्ट हो गया। बात समझ गए? खबर पड़ता है, खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है जब वो लगा के देगा तो कम ही पड़ेगा, है ना। मान लो कि अगर एक्स्ट्रा लगाएगा वो अलग से होगा, लेकिन वो उसमें इनबिल्ट है और उस एक साथ आ गया तो उसमें आदमी को चलो भाई सब गाड़ी में लग गया, है ना। तो इस वजह से यहाँ भी समझिए किस तरह से एक इनबिल्ट कांस्टेंट है जिसमें कि 4π को इंट्रोड्यूस करके ही दे दिया गया है ताकि आगे इसके लिए सुविधा हो। बात समझ गए? बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब यहाँ पर देखिए, तो 4π तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, 4 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और पाई भी क्या है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो इसमें जो फिजिकल कांस्टेंट हुआ मेनली वो क्या हुआ? वो एप्सिलॉन हुआ। फिजिकल कांस्टेंट क्या हुआ? एप्सिलॉन हुआ। तो फिजिकल कांस्टेंट यहाँ पर क्या है साहब? एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये फिजिकल कांस्टेंट आपके पास एप्सिलॉन है और ये कांस्टेंट है और इसको क्या बोला जाता है? नॉन एच परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोला जाता है इसको? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एक बार एक बच्चा पूछा सर ये परमिटिविटी का हिंदी क्या होता है, तो हमने हिंदी बताया, उसका कहा कि इसका हिंदी होता है विद्युतशीलता। बोले सर रहने दीजिए यही ठीक है ना। बात समझ गए ना? तो इसका हिंदी होता है विद्युतशीलता, मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यह जो कांस्टेंट है परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता, मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह का कांस्टेंट हम लोग जब मैग्नेट में कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं तो वहाँ भी इसी तरह का कांस्टेंट आता है और उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी और उसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलता, मतलब रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। और यहाँ हुआ ये रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कहिए। आई बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहा जाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो जैसे जब यहाँ पर k के बदले 1/4π एप्सिलॉन को लगा देंगे तो 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये बात पहले तो क्लियर हुआ? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो है
इसको एक बार मैं ऊपर लिख रहा हूँ लॉ को। तो यहाँ पर जो आपके पास मिला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और खास बात यह है कि यह जो आपका फॉर्मूला आया ये किसके लिए आया? फॉर एनी मीडियम। किसके लिए आया साहब? फॉर एनी मीडियम। ये किसी भी माध्यम के लिए है। अब किसी भी माध्यम की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन है ये किसी भी मीडियम के लिए होता है और हवा के लिए हम लोग इसमें अलग लेते हैं। हवा के लिए अगर बात आती है तो वहाँ पर ये एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नॉट मतलब आ गया, तो ये किसके लिए हुआ? हवा के लिए हो गया। तो यहाँ पर इसको A लगा देते हैं एयर, और यहाँ पर इसके लिए M लगा देते हैं, मतलब मीडियम। ये किसी भी मीडियम के लिए जरूर हुआ, ये किसी भी मीडियम के लिए जरूर हुआ, लेकिन ये हवा के लिए नहीं हुआ, हवा को छोड़ के, ठीक है। और ये किसके लिए हुआ साहब? ये किसके लिए हुआ? फॉर एयर। और एयर कहें या फ्री स्पेस कहें, एयर कहें या फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, बात एक ही है। एयर कहें, फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम कहें, बात एक ही है। आई बात समझ में? एयर क्या क्या कह सकते हैं? एयर कह सकते हैं या फ्री स्पेस कह सकते हैं या वैक्यूम कह सकते हैं। तीनों के लिए बात एक ही है, ठीक है। तीनों के लिए बात एक ही है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और किसी भी मीडियम के लिए बात हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए है? किसी भी मीडियम के लिए है। अब जरा यहाँ समझिए कि खास बात क्या है। देखिए मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है आपका नीचे, तो ठीक बात है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, जैसे कोई भी मान लीजिए दो चार्ज है, सपोज यही मान लीजिए दो चार्ज है और इसको किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया है हवा में, तो इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फिर इसी दोनों चार्ज को इतने ही डिस्टेंस पर आप पानी में रख दीजिए, तो यह जो फोर्स का वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। फोर्स का वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। आई बात समझ में? फिर इसी दोनों चार्ज को इतने ही डिस्टेंस पर करासन तेल में रख दीजिए, तो फिर जो इसका वैल्यू होगा वो बदल जाएगा। तो कहने का मतलब फोर्स जो दोनों चार्ज के बीच है, इस दोनों के बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। इस दोनों चार्ज के बीच जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड कर जाता है। आई बात समझ में? ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है जो पढ़ाई का फोर्स लगता है। जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि किसी दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो उसमें भी आप लोग सोचते छोड़ो एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इतना वर्षा में भीग के कौन जाएगा, नहीं। तो यह जो फोर्स होता है पढ़ाई का वह भी इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड कर जाता है। तो सीवियर जिस दिन बहुत ठंडा हो जाए उस वक्त छोड़ो आज जो है रजाइए का मजा लिया जाए, है ना। आई बात समझ में? तो एक दिन छोड़िए देंगे तो क्या होगा, है ना। तो यह जो है अब बात समझ में आ गया, ज़्यादा नहीं समझना, ठीक है। तो मतलब ये इंटरवेनिंग मीडियम पर जो है डिपेंड करता है कि दोनों के बीच जो माध्यम है उस पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? दोनों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। और सबसे जो ज़्यादा फोर्स लगता है वो हमेशा एयर में लगता है। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है? एयर में लगता है। एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है।
तो कहने का मतलब एफ ए का जो वैल्यू होता है वो एफ एम से, एफ ए का वैल्यू क्या होता है, एफ एम से ज्यादा होता है। आई बात समझ में? अच्छा तो ये बताओ कि एफ ए अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये गपशप में निकल गया। एफ ए अपॉन एफ एम इज ग्रेटर देन 1। एफ ए अपॉन एफ एम का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और भी बहुत खास बात यहाँ से आता है, यहाँ तक आप लोग का हो गया। अब इसमें देखिए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, हम इस पर बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, हम इस पर बात कर लेते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए, साइड हो लेते हैं थोड़ा। आइए देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या आज तक पूछा गया है तो रिलेटिव परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिए। बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें राइज होता है जिस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, तो हमने कहा कि जैसे कोई भी दो चार्ज को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हवा में रखेंगे तो जो भी फोर्स लगेगा दोनों के बीच, और अगर उसी दोनों चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी भी मीडियम में रखा जाए तब जो फोर्स लगेगा वो कुछ और फोर्स होगा, मतलब अलग फोर्स होगा। और एयर के तुलना में हमेशा ही किसी भी मीडियम में कम ही फोर्स लगता है। एयर में सबसे ज्यादा लगता है, बाकी किसी मीडियम में एयर से कम लगता है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है और अगर इसको एयर में रखा हुआ है तो इस दोनों के बीच जो भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। तो एयर के बीच के लिए फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसी दोनों चार्ज को कहां पर रखना है साहब, किसी भी मीडियम में रखना है। तो किसी भी मीडियम में जब रखा तो इसके लिए फिर आपके पास कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये मान लिया इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, अगर इस दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इस दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिलता है जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहा जाता है, तो जब इस दोनों को डिवाइड कर दिया, जैसे एफ ए और एफ एम दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ देखिए ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, ये तो ऐसे ही कट गया। तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चला गया ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, यही ना। तो 4 पाई कट गया तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ ए अपॉन एफ एम कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, नॉट का मतलब ये हवा के लिए है। और इस दोनों का जो रेशियो होता है एफ ए और एफ एम का, इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर इसको जो डिफाइन किया गया है, देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ interaction between two charges in air and force of interaction between two charges in any medium। तो इस दोनों का जो रेशियो होता है इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो एफ ए अपॉन एफ एम, तो यहाँ पर जो है ये एप्सिलॉन आर हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन आर को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। और इसका एक खास नाम भी है
इसको बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा एप्सिलॉन आर को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। ये के जो है वो कूलम्ब्स लॉ वाला के नहीं है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से ही इंडिकेट किया जाता है। तो ये संजोग की बात है कि बराबर टकराता रहता है इंडिकेशन, ठीक है। तो ये के जो है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब यहां देखो रिलेटिव परमिटिविटी को और दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके आधार पर एफ ए अपॉन एफ एम है क्या आपके पास? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन आर होता है। यहां तक पहले कोई दिक्कत है? यहां तक हो गया सबका पक्का? अब इसका देखिए दूसरा डिफिनेशन हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहां पर इसके आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर, अब यहां जो है एप्सिलॉन आर क्या हो गया साहब? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको याद भी रखना है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बताओ कि एप्सिलॉन ये है क्या? ये है क्या? परमिटिविटी ऑफ किसका? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, या जो भी माध्यम हो, ऑफ मीडियम। और नीचे एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये बताइए तो। परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम, सभी बात एक ही है। तब एक बात याद रखिए यार, याद रखिए, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और नीचे परमिटिविटी ऑफ द एयर, इस दोनों का जो रेशियो कहलाता है इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो किसका किसका रेशियो? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द एयर, इसी का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। बाकी आपको कैसे लिखना है, कौन सा डिफिनेशन लिखना है, ये डिपेंड करता है कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए बराबर बोलते ही आपको जैसा दक्षिणा वैसा पूजा, है ना। तो बस वही चीज को दिमाग में रखना है। बात समझ गया ना? तो अगर नंबर ज्यादा हो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अभी जैसे लिखे पूरा वैसे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर 2 नंबर की बात हो तो यहाँ पर सीधा जो 2 लाइन का डेफिनेशन, ये इससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द एयर। इस तरह से भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में? तो आइए इस तरह से भी हम इसको लिख देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर is defined as रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या एंड भी लगा सकते हैं, है ना। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, हाँ हवा या फ्री स्पेस, सब बातें की है। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया साहब? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? और भी जैसे मान लो एक ही नंबर का हो तो सीधा एप्सिलॉन आर इक्वल टू इसको लिख दीजिए, ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। एक नंबर में सीधा इसको भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, और इसके पहले जो हमने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, है ना। अब अकॉर्डिंग टू मार्क्स बता ही दिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए क्या बताए थे कि एफ ए का वैल्यू क्या होता है? एफ एम से, एफ ए का वैल्यू एफ एम से ज्यादा होता है, तो एफ ए अपॉन एफ एम का वैल्यू ग्रेटर देन, और यही तो रिलेटिव परमिटिविटी हुआ ना साहब। एफ ए अपॉन
Fm ही तो रिलेटिव परमिटिविटी हुआ ना, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 से ज्यादा, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा। और एप्सिलॉन आर को ही क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ये भी 1 से ज्यादा। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एप्सिलॉन आर के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात है। रिलेटिव परमिटिविटी को और क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर के और ये ग्रेटर देन 1, 1 से इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा ही होगा। आई बात समझ में। अब जरा यहाँ देखिए कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, जरा समझिए। तो यहाँ पर कोना कोनी अगर इसको गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, यही ना हो जाएगा जी। यस सर। कोई तकलीफ इसमें? अच्छा ठीक बात है। अब जरा आइए तो कूलम्स लॉ का ओरिजिनल फार्मूला जैसे फिर हम चले आए पुराने फार्मूले पर एक बार फिर से कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह जो आपके पास कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स था, इसके लिए क्या लिए थे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, ये किसके लिए है, कोई भी किसी भी मीडियम के लिए है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बताओ एप्सिलॉन के स्थान पर क्या दे सकते हैं, जरा देखिए तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना, Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये बताइए कि एप्सिलॉन आर जैसे हुआ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि हवा का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, हवा का रिलेटिव परमिटिविटी, देखो यह जो फॉर्मूला हुआ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और नीचे परमिटिविटी ऑफ द एयर, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर। जिस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी हम निकालना चाहेंगे, या ध्यान से सुनिए, जिस माध्यम का हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहेंगे तो यहां पर इसको ले लेंगे। मान लो अगर हम पूछे भाई वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी लेना चाहेंगे तो परमिटिविटी ऑफ वाटर नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर, क्या लेंगे, परमिटिविटी ऑफ वाटर नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर। अब अगर हम ये कहें कि हवा का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ऊपर परमिटिविटी ऑफ वाट एयर हो जाएगा और नीचे भी एयर, तो ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर, ऊपर भी एयर और नीचे भी एयर। तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, आई बात समझ में। और बाकी जिसका भी पूछा, मान लो केरोसिन तेल, सरसों तेल, जो भी पूछे, है ना, तो परमिटिविटी ऑफ के ऑयल नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर। लेकिन जब एयर का ही पूछेंगे तो ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, कट के 1। और देखिए ऐसे भी ये जनरल कंसेप्ट रिलेटिव का होता है। जैसे अगर आपसे पूछते हैं भैया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, तो वहां भी लेते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी में तुलना हम पानी से करते हैं, लेकिन यहां पर तुलना हम हवा से करते हैं, ठीक है। रेफरेंस मीडियम इन जनरल पूरे फिजिक्स में 2 होता है, एक हवा और दूसरा पानी। तो यहाँ पर रेफरेंस मीडियम हमारा हवा है, आई बात समझ में। यहाँ रेफरेंस मीडियम एयर है और इसके लिए 1 होगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आया, ये किसके लिए, आप ये बताइए, ये किसके लिए है, फॉर एनी मीडियम, ये किसके लिए है, ध्यान से देखिए, ये किसके लिए है, ये फॉर एनी मीडियम, ये भी फॉर एनी मीडियम। और हवा के लिए जब बोलेंगे तो एप्सिलॉन आर यहाँ से हवा हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके लिए हो गया साहब, किसके लिए हो गया, फॉर एयर। आई बात समझ में। जब एयर की बात होगी तो यहाँ पर सिर्फ नॉट रहेगा, एयर की बात होगी तो यहाँ सिर्फ नॉट रहेगा, और किसी भी मीडियम की बात होगी तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर
रहेगा और यहाँ नहीं तो सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा। एप्सिलॉन में ऑलरेडी दोनों इंक्लूडेड है। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हुआ। अब इसमें ये बताइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट देखिए ये फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट या डायमेंशन क्यों नहीं होता है, कट जाएगा, ये रेशियो है। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट या डायमेंशन होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन परमिटिविटी का होता है। अब क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ऊपर वाला ये लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, तो पहले तो स्टार मार्किंग में इस बात को लिख लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होता। कारण समझ गए ना कि यह जो है दो परमिटिविटी का ही रेशियो है, तो रेशियो है तो मैदान साफ हो जाएगा, रेशियो है तो मैदान साफ हो जाएगा। तो रिलेटिव वर्ड यहां लग गया जैसे, तो कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। अब देखिए, लेकिन हमने क्या कहा कि परमिटिविटी का होता है, परमिटिविटी का होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का नहीं होता है, परमिटिविटी का होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का नहीं होता है। तो अब यहां देखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। अच्छा ये बताइए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट दोनों का तो एक ही होगा, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट दोनों का यूनिट तो एक ही होना चाहिए ना। तो अब इसका क्या होगा, जरा से इसको समझिए ठीक से, यूनिट डायमेंशन वाली बात है। तो यहां पर जो आपके पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए हमेशा याद रखिए फॉर्मूला ये हुआ। तो यहां पर देखिए अब एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें, तो क्या आ जाएगा साहब, Q1 Q2 और नीचे 4 पाई, देखो यहाँ एप्सिलॉन को इधर किया, Q1 Q2 4 पाई R स्क्वायर F, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, 4 पाई से कोई लेना देना, 4 पाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अब देखिए इसके यूनिट की बात करें, चार्ज का कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब इनटू कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया, डिस्टेंस स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, और फोर्स के लिए न्यूटन, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। और डायमेंशन की बात करें तो जरा देखिए, डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का डायमेंशन होता है IT, ऊपर भी IT इंटू IT, ठीक है। तो और इसके बाद फोर्स के लिए ML T-2, और इसके लिए मीटर स्क्वायर है, मतलब L स्क्वायर, यही ना। देखो चार्ज के लिए IT ये होता है, यहाँ भी IT हो गया, और फोर्स के लिए ML-2 होता है, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो अब इसमें जो कटे कटाइए, जो बचे तो क्या कटेगा इसमें, I यहाँ कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो M क्या हो गया, ऊपर जाएगा -1, L3 है, ऊपर जाएगा तो -3, और T ऊपर जाएगा तो T2, यहाँ नीचे से गया फिर T4 हो गया, और I कितना 2। बात समझ में आया।
एक बार इसको ऊपर भी लिख देते हैं, कहीं कट रहा हो डायमेंशन। तो इसका जो डायमेंशन होता है साहब m-1 L-3 T4 और I2। देख लो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर गया और L और L², तो L3 ऊपर गया -3, T4 और I2, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। बोलो डायमेंशन क्लियर हुआ? यूनिट क्लियर हुआ? और इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0 का, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और ये SI में होता है, SI में होता है और इसका वैल्यू होता है 1 इन सीजीएस। 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है इन सीजीएस और SI में इसका वैल्यू होता है, और यूनिट आपको बताइए कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो SI में इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ और सीजीएस में इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो देखिए पावर 9 है, ये ज्यादा वैल्यू होता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन ग्रेविटेशन में कमजोर फोर्स होता है। ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट होता है उसमें -11 पावर होता है, इस वजह से कम होता है और ये ज्यादा पावरफुल होता है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ या नहीं? बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये समझ गए ना? तो ठीक है, आज इतना ही। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी है ना, फायदा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।